आज के इस वीडियो में इकाई 2 अर्थात मैथिली शरण गुप्त के काव्य के इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, राष्ट्रीय नवजागरण। दूसरा, किसान जीवन। और अंतिम, नारी भावना। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अतः वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, जिससे इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर को देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय नवजागरण। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार थे। भारतेंदु युग में रीतिवादी साहित्य की परंपरा और रूढ़िवादिता से मुक्त होने का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो अगले युग द्विवेदी युग में और अधिक सक्रिय और सशक्त हुआ। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके परम शिष्य मैथिली शरण गुप्त को जाता है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि द्वारा सामाजिक सुधारों तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलनों का प्रभाव साहित्यकारों पर भी पड़ा। इन बदली हुई परिस्थितियों में काव्य के विषय, काव्य की भाषा, काव्य शैली सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को राष्ट्रीय नवजागरण कहा जाता है। अर्थात ये जो राष्ट्रीय नवजागरण का जो सोच है, इसका प्रारंभ भारतेंदु युग में ही हो गया था, लेकिन द्विवेदी युग आते आते इसमें ज़्यादा विकास हुआ, अधिक सशक्त हुआ, अधिक सक्रिय हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती, ये नाम याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित ये पत्रिका सरस्वती, इसी में प्रकाशित जनतांत्रिक विचारधारा वाले लेखों तथा निबंधों ने इस नवजागरण को लाने के लिए लेखकों, कवियों, नाटककारों को तो प्रेरणा दी ही। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं द्वारा इस पावन यज्ञ में आहुति का कार्य किया। अर्थात मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचनाएं इस सरस्वती पत्रिका में लगातार छपते रहता था। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग की तुलना में राष्ट्रीय जागरण का स्वर विकसित, अधिक तीव्र, अधिक उग्र और आक्रामक रूप में दिखाई पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती, ये नाम भी याद रखना है। ये उनका जो रचना है उसमें से सर्वप्रमुख है भारत भारती। नवजागरण की लहर उत्पन्न करने वाली एक सशक्त रचना है। इस रचना के 3 खंड हैं, ये नाम भी याद रखना है। पहला अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड। अर्थात जो अतीत खंड है, इसमें भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में वर्णन किया गया है। वर्तमान खंड में इसका जो पतन के बाद का जो स्थिति, दयनीय स्थिति है, इसका वर्णन किया गया है। और भविष्य में एक कल्पना किया गया है कि कैसे भारतवर्ष को बनाया जा सकता है। अतीत का वर्णन करके देशवासियों को अपने स्वर्णिम अतीत के गौरव का, प्राचीन गरिमामंडित संस्कृति का बोध कराकर उनमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन की भावना, आत्मसम्मान से जीने की इच्छा पैदा की गई है। भारत भारती में अतीत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, दार्शनिकता, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल और इन सबके द्वारा प्राप्त गौरव महिमा का इतिहास द्वारा पुष्ट यथार्थ चित्रण है। कवि को विश्वास है कि वर्तमान दुरावस्था से पीड़ित, निराश, हताश, अकर्मण्य जनता में नए प्राण, नई स्फूर्ति पैदा करने में तथा कर्मठता, पुरुषार्थ की भावना को लाने का एक ऐसा ही उपाय है। उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता,
स्वावलंबन का भाव जगाना और अतीत के गौरव गान करके यह किया जा सकता है। अर्थात हमारा जो गौरवपूर्ण अतीत है उसको याद दिलाकर, उसका गुणगान कर पुरुषार्थ की भावना को जगाया जा सकता है। अपने गौरवशाली परंपराओं का, पूर्वजों के चारित्रिक उत्कर्ष, दान, परोपकार, न्याय, शौर्य आदि का चित्रण कर पाठकों, श्रोताओं में आत्मविश्वास पैदा करना, अपने पूर्वजों के समान ही बनने की प्रेरणा देना, उन्हें अपनी छिपी शक्ति का एहसास कराना, अपनी अस्मिता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अतीत खंड केवल प्राचीन भारत के गौरव गान का वर्णन ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि सोई हुई जनता को जगाने तथा जड़ता त्याग कर कर्म करने का संदेश भी देता है, ताकि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें, विश्व के देशों में सम्मान प्राप्त कर सकें और अपना झुका हुआ सिर पुनः उठा सके, गर्व से सीना तान सके। ये पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। देश की वर्तमान स्थिति का बेबाक वर्णन करके उन्होंने भारत भारती के वर्तमान खंड में उल्लेख किया है। गरीबी और अमन, व्यापार, शिक्षा आदि समाज का कोई भी चित्र उनसे छिपा नहीं रहा। 1916 में जब गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए तो गांधी जी से भी वे बहुत प्रभावित हुए। आपको पता ही होगा कि गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वे भारत आए और 1916 में भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। राष्ट्रीयता की नई चेतना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भावना, गांधी के नैतिक राजनीतिक विचार, सत्य और अहिंसा, चरखा और गांधीवाद, ये सभी आदर्श गुप्त जी ने अपनाए। इस खंड में कवि ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का अधःपतन दिखाकर अपने उत्कट पीड़ा और असंतोष ही व्यक्त नहीं किया, बल्कि पाठकों को झकझोर कर, झिझोर कर उन्हें जगाने का प्रयास भी किया है। भारत भारती के तीसरे खंड अर्थात भविष्यत खंड में वे देशवासियों को सीधे संबोधित करते हैं। उनका प्रथम शीर्षक ही उद्बोधन है। इसमें देश की वर्तमान दुर्दशा पर शोक प्रकट करने के बाद कवि उन्नति की कामना करते हुए देश के सभी वर्गों, जनसमूहों, आबाल वृद्ध, नर नारी का आह्वान करते हैं कि वो अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन त्याग दें, क्योंकि अभी जागने का समय है और मरणासन्न जाति को पुनः जीवित करने का समय है। कवि जानते हैं कि निराश, हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। उन्हें सक्रिय बनाने के लिए निराशा का अंधकार मिटाकर आशा की किरण जगाना आवश्यक है। आशा संजीवनी है और सौभाग्य से मानव मन ऐसा बनाया गया है कि वह घोर संकट के क्षणों में भी आशा नहीं छोड़ता है। इस प्रकार भारत भारती से काव्य भावना की जो आधारभूमि बनी, आने वाली सभी रचनाओं की दिशा यहीं से तय हो गई। इसी आधार पर साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि बहुत सी कृतियाँ आई, सफलता, लोकप्रियता और चर्चा का विषय भी बनी। इस प्रकार भारत भारती राष्ट्रीय गौरव का स्मरण दिलाने वाली कृति के साथ साथ तत्कालीन भारत के जनमानस में जागरण का शंख फूंकने वाला काव्य है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, किसान जीवन।
किसान जीवन के यथार्थ को गुप्त जी ने बिना अतीत का सहारा लिए ठोस सामाजिक भूमिका पर रखकर निर्मित किया है। जब हम लोग अभी पिछले टॉपिक में देख रहे थे भारत भारती, इसमें अतीत का सहारा लिया गया है। गौरवशाली अतीत का वर्णन अतीत खंड में किया गया है, लेकिन जब वो किसान जीवन का वर्णन करते हैं तो अतीत का सहारा लिए बिना यथार्थ वर्तमान को ही रखकर किया गया है। किसान एक खंड काव्य है, तो किसान नामक खंड काव्य के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और किसान के जीवन को वे एक मुख्य प्रश्न बनाकर चिंताओं के केंद्र में लाए। हालांकि इनकी प्रेरणा भी उन्हें 19वीं सदी में ही देश में किसानों की बदतर जीवन की स्थिति से मिली होगी। जमींदारी प्रथा के चलते किसानों के जीवन का स्थिति इतना बिगड़ गया था कि वह खेत मजदूर बनकर भी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए रोजी रोटी की तलाश में उन्हें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता। अनेक किसान शर्तबंद कुली बनकर भारत से बाहर फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद आदि द्वीपों पर भेजे जाते थे। इस पर देश में राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार का गांधी जी ने विरोध किया। भारतीय जीवन की आधारभूत नींव खेती ही रही है। अंग्रेजी सत्ता के शोषण के चक्कर चले, जिससे सबसे अधिक नुकसान सामान्य किसानों को ही हुआ। अंग्रेज मनसबदार, बड़े बड़े जमींदार, नवाब, रैयतदार, इन सब के शोषण का शिकार वो किसान ही बना, जो अपनी मेहनत से जमीन जोत कर 2 जोन की रोटी का इंतजाम करता था। गुप्त जी यह जानते थे कि किसानों की ऐसी दशा का कारण अंग्रेजी सरकार की यहाँ से अन्न विदेशों में ले जाने की नीति थी। अंग्रेजों के साथ साथ गुप्त जी प्रकृति और मौसम को भी किसानों की ऐसी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन भारतीय किसान विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता और पूरी कर्मठता से श्रम में लीन रहता है। कवि कहते हैं, बरस रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा, देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस अर्ची में वे निज शरीर जला रहे। इस कविता से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय किसान कितनी विकट परिस्थितियों में भी कर्मठता का परिचय देता है। भारत भारती के अलावा किसानों के जीवन पर केंद्रित किसान खंड काव्य गुप्त जी की एक ऐसी रचना है जो इतिहास पुराण का सहारा नहीं लेती, बल्कि सीधे सीधे किसानों के सामाजिक यथार्थ को हुबहू हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसमें विस्तार से गुप्त जी ने किसान जीवन की दुर्दशा का संवेदनात्मक रूप में व्यक्त किया है। संक्षेप में अगर कहें तो राष्ट्रीय आंदोलन में नवजागरण के जो भी प्रश्न उठते थे, जैसे देशभक्ति का प्रश्न, सभी भाषाभाषी संप्रदाय जाति संस्कृतियों में एकता का प्रश्न, स्त्री शिक्षा का प्रश्न, सभी प्रश्नों को गुप्त जी ने अपनी रचना का विषय बनाया। उग्र और आक्रामक ढंग से सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हुए उनमें सुधार की इच्छा व्यक्त की। सरल, सहज, गद्यमयी, एक अर्थीय भाषा में लिखने के कारण उनकी रचनाएं लोकप्रिय भी खूब हुई। राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को अपनी रचना में उठाने के कारण गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, नारी भावना। राष्ट्रीय नवजागरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक प्रश्न समाज में नारी की स्थिति पर पुनर्विचार करने का भी सामने आया। समाज सुधार के लिए 19वीं सदी में जो आंदोलन चलाए गए उनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज प्रमुख थे। इन आंदोलनों में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने स्त्री की सामाजिक परिस्थिति का
डटकर विरोध किया। व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना में नारी स्वतंत्रता की भावना को भी बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में भी नारी को पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के इस भावना को बल दिया गया। नारी के बारे में बदले हुए इस विचार का मैथिली शरण गुप्त पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। साकेत, यशोधरा जैसे उनके काव्य ग्रंथ उनकी नारी भावना को विस्तार से व्याख्यायित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, लेकिन उनके सभी नारी पात्र समाज के एक विशेष वर्ग से आए हैं। उनकी लगभग सभी नारी पात्र ऐसे हैं जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए सभी उपेक्षिता हैं। नारी चित्रण के माध्यम से इनके दुख दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज में नारी की स्थिति को बदलना चाहते हैं। गुप्त जी के स्मरणीय नारी पात्र साकेत, यशोधरा आदि प्रबंध काव्य में है। तो पहला जो है साकेत, राम कथा पर आधारित साकेत को गुप्त जी ने यथासंभव राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साकेत का केंद्र बिंदु उर्मिला है। जैसे कि आप जानते हैं, रामायण में उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है। तो रामायण में सामान्यतः राम और सीता का ही प्रमुखता से वर्णन किया गया है, लेकिन उर्मिला को उपेक्षित रख दिया गया है। नहीं, अर्थात मूल राम कथा में उर्मिला एक उपेक्षित पात्र की तरह चित्रित हुई है। उर्मिला के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन उर्मिला को ही सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि सीता को तो कष्ट सहना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ वन जा सकी। लेकिन जो उर्मिला, ये लक्ष्मण के साथ वन जा भी नहीं सकते थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। इन्हें भी 14 वर्ष का जो वनवास राम और सीता को मिला, तो उर्मिला को भी किसी भी अंश में कोई कम वनवास नहीं मिला। उन्हें 14 वर्ष से अधिक समय अकेले ही गुजारना पड़ा। तो अर्थात जो मूल राम कथाओं में उर्मिला उपेक्षित पात्र है, लेकिन इसमें साकेत में उर्मिला की व्यथा, विरह, वेदना, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता ने प्रभावित किया है। उर्मिला के इन अछूते व्यक्तित्व के पक्षों को उन्होंने आधुनिक संदर्भ में उद्घाटित किया है। साकेत में उर्मिला के चरित्र को गुप्त जी ने स्वाभिमानी, जागृता, शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है, जो सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा देती है। सीताहरण और शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग को जब हनुमान सुनाते हैं, तब साकेत के सभी निवासी रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। सीता को कारागार से मुक्त करके शत्रुघ्न प्रजा को रावण की लंका लूटने का आदेश देते हैं। तब उर्मिला माथे पर सिंदूर लगा, हाथ में माला पहन, दुर्गा का वेश धारण करके गरजती हुई सामने आकर खड़ी होती है और तेजस्वनी वाली में घोषणा करती है, नहीं नहीं, पापी का सोना यहाँ न लाना, भले सिंधु में वहीं डुबोना। उर्मिला के अतिरिक्त साकेत में सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी, सीता, कौशल्या आदि जितने भी नारी चरित्र हैं, उनके व्यक्तित्व में गुप्त जी ने युगानुकूल नई उद्भावनाएं की है। साकेत में यदि केंद्रीय चरित्र उर्मिला और उसकी विरह वेदना का चित्रण हुआ है, तो यशोधरा में गुप्त जी ने गौतम बुद्ध, राहुल तथा यशोधरा की कथा को आधार बनाकर यशोधरा को जीवंत किया है। ठीक है, तो ये यशोधरा जो है, आप जानते हैं, जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा नहीं। तो गौतम बुद्ध जब सिद्धि के लिए वन चले गए, तब उसके बाद का जो स्थिति है यशोधरा का, उसके बारे में
इस काव्य में वर्णन किया गया है। यशोधरा पर तत्कालीन नारी जागरण का प्रभाव है और भी ज़्यादा मुखर रूप में दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलनों में हजारों स्त्री पुरुष घर बार का मोह छोड़कर कूद पड़े थे। व्यक्तिगत सुख दुख को उन्होंने भुला दिया था। इसी प्रकार सत्य की खोज में गौतम बुद्ध पत्नी बच्चे को रात में सोते हुए छोड़कर अचानक एक दिन घर से निकल गए। ऐसी स्थिति में गुप्त जी की यशोधरा इस पर इसका जो असर हुआ वो इस प्रकार व्यक्त करती है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपने पथ की बाधा ही पाते। यह बात वह नारी कह सकती है जो जागरूक हो, जिसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास हो, जो सिद्धि के महत्व को समझती हो। यशोधरा के विरहिणी व्यक्तित्व में उसका मातृत्व भी जुड़ा हुआ है। इसलिए गुप्त जी ने उसके मातृत्व रूप को, पुत्रवधू के रूप को उसके विरहिणी व्यक्तित्व के साथ साथ विकसित किया है। यशोधरा, उर्मिला आदि जितने भी गुप्त जी के नारी पात्र हैं, वे विरही होकर भी मध्यकालीन विरहीनों की तरह से दीन दुनिया भुलाकर जार जार आंसू नहीं बहाते, बल्कि विरह का दुख उन्हें भ्रमित करके जगत के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है। कर्मठ बनकर जनता के साथ तादाद में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति वो है जहां वह पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन के रूप के साथ साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्वामित्व की स्वामिनी है। इसलिए गुप्त जी की सीता का कहना है, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। निश्चित रूप से गुप्त जी की नारी चेतना पारंपरिक नहीं है। नारी को वे शिक्षिता, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी सक्रिय भूमिका के पक्षधर हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।